नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज की बहस एक बयान पर नहीं है बल्कि देश की पहचान पर है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग के मंच से एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सियासत गरमा गई है और हर कोई उनसे प्रश्न पूछ रहा है। उन्होंने क्या बयान दिया, क्या कहा भारत को लेकर के, सबसे पहले वो मैं आपको बताती हूँ। उनका कहना था कि गांधी और नेहरू का हिंदुस्तान अब लिंचिस्तान बनता जा रहा है। ये बयान दिया गया उनकी तरफ से। इसके पहले महबूबा की बेटी यानी कि इल्तिजा मुफ्ती ने भी अपनी पोस्ट में हिंदुस्तान को लिंचिस्तान कहा है। महबूबा ने उसी सुर में बात करते हुए लिंचिस्तान शब्द को दोहराया है। अब सवाल सीधा है कि क्या यह सत्ताधारी व्यवस्था पर आलोचना है या फिर पूरे भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश है। महबूबा मुफ्ती का यह बयान आते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सत्ता पक्ष ने पलटवार में कोई नरमी नहीं दिखाई है और बीजेपी का सीधा सवाल है, महबूबा मुफ्ती को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा आखिरकार क्यों नहीं दिखाई देती है। देश के बाहर अल्पसंख्यकों पर हमले पर चुप्पी है और भारत पर तीखा हमला कर रही है, अपने ही देश को लिंचिस्तान कह रही है। अब यही सवाल खड़ा होता है कि क्या यही संतुलन है। बहस का आज असली मुद्दा यही है कि क्या लिंचिस्तान जैसे शब्द लोकतांत्रिक आलोचना है या भारत की छवि पर सीधा प्रहार है। क्या भीड़ हिंसा का मुद्दा उठाना जरूरी है या फिर शब्दों की मर्यादा भी उतनी ही जरूरी है कि जब आप बात देश की कर रहे हैं, किस लहजे में कर रहे हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कैसे भूल सकते हैं। आज डिबेट में हम पूछेंगे, क्या महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं या सियासी आग लगा रही है। क्या देश की समस्याओं पर बात देश को बदनाम करके की जाती है। बहस तेज होगी, तर्क टकराएंगे और सवाल सीधे होंगे। आज इसी मुद्दे पर डिबेट के लिए हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। सेक्युलर फैब्रिक गांधी सुन मुल्क सह वनकस बनान लिंचिस्तान। आपसी झगड़े को लिंचिंग का केस बना के हमारे देश को लिंचिस्तान कहेंगे तो हम मुफ्ती जी आपको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहेंगे। देश की राजनीति में एक बार फिर जुबान से उठे तूफान पर घमासान मच गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के एक बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया। अनंतनाग से दिया गया बयान और दिल्ली तक बवाल मच गया। दरअसल अनंतनाग में एक कार्यक्रम के दौरान महबूबा मुफ्ती ने देश की मौजूदा हालात पर तीखी और विवादित टिप्पणी कर दी। उन्होंने साफ लहजे में हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बताया। सेक्युलर फैब्रिक गांधी सुन मुल्क सह वनकस बनान लिंचिस्तान। बस फिर क्या था, राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। बीजेपी ने महबूबा पर सीधा हमला बोलते हुए पूछा, क्या उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा नहीं दिखती। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया, देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है और चुनिंदा घटनाओं के सहारे भारत की छवि पर हमला किया जा रहा है। देखिए, कहीं भी अगर कोई भी किसी के साथ गलत होता है तो संविधान के अनुसार हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा, हमारे देश के नेता कुछ का कुछ राजनीति कर रहे हैं, हमें सबको इकट्ठे होकर एक साथ आना चाहिए। और जो हमारे देश के नेता कुछ मुफ्ती साहब जम्मू कश्मीर से कहीं आपसी झगड़े को लिंचिंग का केस बना के हमारे देश को लिंचिस्तान कहेंगे तो हम मुफ्ती जी आपको पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहेंगे। वहीं महबूबा के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से सवाल पूछे, लेकिन बीजेपी के आरोपों से खुद को अलग रखा। कोई एक बात को ऐसे तरीके से उठाना कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो, मूल वही पद्धति है, भैंस मंगलसूत्र। ऐसी बात कहो कि लोग एक बार लोग सोचे कि क्या क्या कह रहे हैं। एक बयान और सियासत में भूचाल, सवाल बड़ा है, क्या ये सच्चाई की आवाज है या फिर राजनीति की आग।
देश बदनाम हो रहा है या सवालों से भागा जा रहा है? जवाब राजनीति देगी, लेकिन असर देश पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आज का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि भारत को लिंचिस्तान बताना क्या महबूबा का देशद्रोही वाला बयान है। देशद्रोही वाला बयान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये धरती अशफाक उल्लाह खां की भी है, अबुल कलाम की है, प्रभु श्री राम की धरती है, तो बौद्ध की धरती है। यहाँ पर सांप्रदायिक घटनाओं की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस तरीके के बयान को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करेंगे डिबेट की शुरुआत। कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका करवाती हूं परिचय। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ेंगे। डॉक्टर शिवानंद, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती शमून कासमी, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मौलाना मोहम्मद सखी खान राठौर हमारे साथ जुड़ेंगे। एडवोकेट रईस अहमद, राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी जुड़े हुए, एडवोकेट भी है, लेकिन इस तरीके के बयान अगर देश को लेकर के दिए जाते हैं और भारत को लिंचिस्तान कह देना, मतलब उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को दर्शाता है। महबूबा मुफ्ती जो सोचती है वही बोलती है और उन्होंने उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर उन्हें ये देश लिंचिस्तान लग रहा है, एडवोकेट रईस अहमद, तो फिर किसी और देश का रुख क्यों नहीं कर रही हैं वो अभी तक? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले मीनाक्षी जी, इस अहम डिबेट में हमें शामिल करने के लिए। तमाम पैनलिस्ट को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार। देखिए, जो आपने सवाल किया है लिंचिस्तान को लेकर के, तो इसकी हिस्ट्री आप जानते हैं कि दादरी में 2015 में जब अखलाक की हत्या लिंचिंग से की गई थी, उसकी शुरुआत वहाँ से है। और अगर इसमें डाटा आप देखेंगे पिछले 10 साल के अंदर, तो लगभग 200 के करीब जो है लिंचिंग भारत में हो चुकी हैं। एक्चुअली में बहुत ही अफसोस की बात यह है कि चीज़ें जो है इस तरह से नेगेटिव उठाया जा रहा है। हमें डिबेट शायद इस चीज़ के ऊपर करनी चाहिए। जो त्रिपुरा के एक स्टूडेंट, MBA के स्टूडेंट की हत्या हुई है, जहाँ से मुफ्ती शमीन कासमी साहब आते हैं जिस स्टेट से, उसी स्टेट के अंदर, और अभी इसी के ऊपर शशि थरूर जी का अभी 10 मिनट पहले बयान आया है, और उससे पहले भी दिए शायद उन्होंने इस के ऊपर बयान दिए कि अपने ही देश के अंदर अपने देश के युवा जो है वो महसूस करने लगे हैं कि अपनाइयत उनको किस तरह से महसूस होगी। तो डिबेट शायद इन सब बातों के ऊपर होनी चाहिए थी। लिंचिस्तान का ये बयान तो बहुत पहले से बहुत सारे लोग देते चले आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में फैक्ट्स क्या हैं? उन्नाव का जो गैंगरेप वाला मामला था, जो सेंगर के ऊपर जो बहस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, बहस उसके ऊपर होनी चाहिए थी। या जो लिंचिंग, सबसे पहले लिंचिंग दादी की, जो अखलाक की, बहस नहीं होनी चाहिए थी, है ना? नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता कि जब कोर्ट के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने मूव की कि अखलाक के हत्यारों के खिलाफ मर्डर के मुकदमे वापस ले लिए जाएं, डिबेट इसके ऊपर भी होनी चाहिए थी। और वो मैं सैल्यूट करता हूं जज साहब को, जिन्होंने सरकार को बिल्कुल एकदम नकार दिया है, उनके जो मूव लिया था उन्होंने, कि हत्या का, इस तरह की घिनौनी हत्या का जो केस है वो वापस लेने की कहीं ऐतिहासिक कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, किसी एपेक्स कोर्ट में भी नहीं मिलता, उसमें भी नहीं मिलता। रईस जी, क्या आप कोर्ट जाते हैं? एडवोकेट लिखा हुआ है, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है, आप कोर्ट जाते हैं? वो तो आप हमारे केसेस के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। टाइमिंग क्या होती है सर? टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग क्या होती है? किस चीज की? कोर्ट जाने की जब टाइमिंग मिलती है किसी जजमेंट को लेकर के या फिर किसी केस को लेकर के, तब जाते हैं या सुबह 10 से 5 जाते हैं? पार्डन, क्या कह रहे हैं सर? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आप कोर्ट जाते हैं, वहां पर अभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी आप मुकदमे लड़ते हैं, तो मुकदमे का जो टाइमिंग होता है उस टाइम पर ही जाते हैं या 10 से 5 जैसे कोर्ट चलता है उस वक्त पर जाते हैं? कोर्ट का कोई टाइमिंग नहीं होता है, कोर्ट 24 घंटे अवेलेबल है, और जब आप चाहें न्याय के लिए दरवाजा खटखटा सकते हैं कोर्ट का। लेकिन ठीक है, आप अगर जनरल टाइमिंग से बात कर रहे हैं तो ठीक है, जो टाइमिंग होता है 10 to 5 या 10 to 4 कह लीजिए, वो एक जनरल टाइमिंग होता है कोर्ट का, उसी के अंदर मूव नहीं, ये तो हर कोई जानता है कि संडे को भी कोर्ट चलती रहती है, जब छुट्टियां होती है तब भी कोर्ट चलते रहती है, और जब मैं स्पेशली कोर्ट कवर करती थी तब भी मैं ये जानती थी। मैंने आपसे ये सवाल सर इसलिए पूछा है कि अभी वजह है शाम के साथ, हो सकता है आप 10 से 5 कोर्ट में रहे हो, आप अभी आए हैं। उत्तराखंड को लेकर के जिस पहली घटना का आपने जिक्र किया है, अभी अभी बिल्कुल 10 मिनट पहले हमने एक तस्वीर दिखाई है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उस व्यक्ति के पिता से बात की है जिसके साथ ये घटना घटी थी। तो खबरों में जरा रहा करिए ना साहब, ये कहना था मेरा। अखलाक की बात पर कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है, और कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है रईस जी? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है रईस जी? आप तो एडवोकेट है, बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर डिबेट नहीं होनी चाहिए थे, है ना?
मुफ्ती जी, एक महबूबा मुफ्ती ये कह गई कि देश लिंचिस्तान है, मतलब एक देश जो ये कोशिश कर रहा है कि वो बाकी सभी देशों को पीछे छोड़ करके भारत की पहली आर्थिक व्यवस्था में पहले स्थान पर आ सके, चौथे पर पहुंच गया है, तीसरे पर आ सके, दूसरे पर आ सके, वो लिंचिस्तान है। जिस देश में लोग सबसे ज्यादा जाकर के काम करते हैं, बाहर के देशों में हो या फिर इस देश में हो, वो लिंचिस्तान है। उसे हम विश्व गुरु बनाने का सपना थोड़ी देखेंगे। आप हमें बस पीछे खींचती जाइए। महबूबा मुफ्ती से मेरा ये सवाल है कि आप बस पीछे खींचते जाइए, और वो जो जहर उगलती है मुफ्ती साहब, उनकी बेटी भी उनसे कोई 4 कदम आ गई है। सबसे पहले उन्होंने ये ट्विटर पर, एक्स पर ये पोस्ट किया, और उसके बाद उनकी माताजी भी उसी लहजे पर बढ़ गई। आप इससे आपको क्यों ये नहीं तो नहीं बीजेपी साहब, वाले आपका वक्त लोग खत्म हो बैठे- गया। मुफ्ती शमून के पास मैं जा रही हूँ, क्योंकि आज मेहमान ज्यादा है, सबको वक्त बराबर दूंगी। हाँ मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपको आपके साहस और आपकी हिम्मत की बधाई देता हूँ कि हमारी बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं, और आपने हमारे अति संवेदनशील मुख्यमंत्री के संवेदनाओं के बारे में जो कहा, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि ज़रा सी ये घटना, जब ये घटना घटी है उसके बाद से वो बराबर तमाम आला अधिकारियों को, तमाम स्टाफ को उन्होंने ये आदेश दिए हैं कि अगर पाताल के अंदर भी हो तो उन्हें निकाल करके लाओ। ये एक न्यायप्रिय उनका चेहरा है, और जिसने भी ये घटना को अंजाम दिया है उन तमाम साजिशों को सामने लाया जाएगा, और उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी कि कहीं भी वो किसी भी जगह वो ऐसी मिसाल कायम करेंगे उत्तराखंड के अंदर कि किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी निर्दोष के ऊपर हाथ उठाने की, क्योंकि सरकारों को बदनाम करने के लिए इस तरह के अराजक तत्व बराबर खड़े रहते हैं। वहां जो कार्य हो रहे हैं, अब तक के मुख्यमंत्रियों में सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने जो कार्य किए हैं, तो लोग तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उस बेटे के साथ है, उनके परिवार के साथ है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दे दिए हैं कि वो पाताल के अंदर भी होंगे तो पकड़े जाएंगे। नहीं, अब उन्होंने मैं एक बात बताया ये भी कहना फोन चाहता कॉल हूं, पे कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई। एक व्यक्ति उसमें नेपाल मूल का था, बिल्कुल। शायद वो भागने में कामयाब ने- रहा है, लेकिन उसे भी हम खींच करके लेके उसे आएंगे। नेपाल से भी खींच के उत्तराखंड लाएंगे। एक ऐसा स्टेट है जहां पर हर व्यक्ति बाहर निकल आता है सड़कों पर, हाँ, कि तो वहां अब पर अगर मीनाक्षी, किसी के साथ मैं- गलत हो तो उन अब मैं- खबरों को तो भूल जाएं आप। हाँ, अब मीनाक्षी मैं एक मुफ्ती, बात ये कहना हाँ, चाहता हूँ महबूबा मुफ्ती का कि बयान। महबूबा मुफ्ती, आप ये देखिएगा कि पूरी दुनिया ये मानती है कि हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सारे नागरिकों के लिए जितना बढ़िया हमारा देश है, जितना अच्छा हमारा देश है, मगर इन लोगों को इसमें एहसास नहीं होता है। मैं जिस वक्त बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, मैं उस वक्त वहाँ गया, मैंने जाने के बाद देखा कि इन 3 परिवारों ने वहाँ के मुस्लिम को इसी तरह से जज्बाती बनाया, और उनके भोलेपन का फायदा उठा करके ये 3 परिवार वहां राज करते रहे। ये तो राजा बन गए, और वहां लाखों मुसलमानों को, यूथ को इन्होंने मेन स्ट्रीम से काट करके जो कार्य किया, वो ऐसा पाप है कि आने वाले दिनों तक ये उसकी सजा इन्हें मिलेगी। आज देश के प्रधानमंत्री ने और देश के गृह मंत्री ने जब 370 खत्म किया, तो कश्मीर के लोग उसका फायदा हुआ। तो इन्हें यह बात बर्दाश्त नहीं है। आप बताइए कि उन्होंने कहा 200 लोग, आपने कहा 200 लोग की लिंचिंग हुई, एक की भी नहीं होनी चाहिए थी। 1947 के बाद से 2014 से पहले तक लाखों मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, तथाकथित सेकुलरों के, इन सेकुलरिज्म की दुहाई देने वालों के कार्यकाल के अंदर हुई है, और किसी एक को सजा नहीं मिली है। और इतने शहर नहीं है मीनाक्षी कि इतने शहर नहीं जितने दंगे होते थे। आज पूरा भारत दंगा मुक्त है। 50 से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के मेन स्ट्रीम से जुड़ रहे हैं, हाँ। यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, नीट क्लियर कर रही हैं, और इन लोगों को यह हजम नहीं हो रहा। इन्होंने एक ही काम किया कि आरएसएस और बीजेपी से डरा के, खौफजदा करके आज मुसलमान मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहा है। मैं उत्तराखंड की ही बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर माननीय नहीं, आपने मुख्यमंत्री, जैसे अभी बात की है कांग्रेस के वक्त में जो लिंचिंग हुई है, तो मैं पूछ लेती हूँ, शिवानंद जी काफी मुस्कुरा रहे थे, 1990 में क्या हुआ था, और कौन उस दौरान गृह मंत्री थे, किसके पिताजी थे ये, जिनके दौरान उस दौरान 5 आतंकवादियों को छोड़ दिया गया? क्यों? क्योंकि बेटी का अपहरण हो गया था, और उसके बाद वहां पर कत्लेआम मचाया गया, हिंदुओं को बाहर कर दिया गया। वो उस दौरान उन्हें लिंचिस्तान की याद नहीं आई, क्योंकि पिताजी बैठे हुए थे गृह मंत्रालय में, इसलिए। बताइए डॉक्टर शिवानंद। गुड इवनिंग मीनाक्षी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार, आपने टाइम दिया, थैंक यू। देखिए, महबूबा मुफ्ती बीजेपी का बी टीम है, मेरा उससे क्या लेना, मैं कांग्रेस पार्टी का एक नेशनल
स्पोक पर्सन हूँ, और उन्होंने जो बात रखी है नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के, उनका भी बेटी में उनके साथ सरकार बनाया था, और जम्मू कश्मीर भूल गए क्या? और 370 से इतना, ये उत्तराखंड के बाबा जी इतना जोर जोर से चिल्ला रहे, 370 से किसका भला हुआ है? अदानी अंबानी का भला हुआ है? कौन सा? चलो जम्मू कश्मीर मेरे साथ, आप जरा उत्तराखंड से थोड़ा उठ के चलिए मेरे साथ। क्या बोल रहे डॉक्टर हैं? शिवानंद, यहाँ आप बैठ जाकर के के फैक्ट्री यहाँ बैठ के लगाइए। कुछ भी डॉक्टर शिवानंद, आप जाकर के फैक्ट्री लगाइए, वहां के आइए युवा ना। तड़प रहे हैं कि उन्हें काम मिल जाए, उन्हें काम की दरकार है। मैं तो खुद वहां 25-30 दिन रह करके आई हूँ श्रीनगर में, पूरा साउथ कश्मीर घूम करके आई हूँ, अनंतनाग से लेकर के बिजबेड़ा तक और ऊपर गुरेज तक। तो वहां के युवा तो तड़प रहे हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगे, क्योंकि वो बाहर नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं उन्हें घर में काम मिले। इतना सुंदर जगह छोड़ करके आखिरकार कौन चाहेगा कि दिल्ली आकर के काम करे? वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्री लगे। मीनाक्षी जी, हाँ। मीनाक्षी जी, मेरा भी कोई तो दोस्त लोग है ना, श्रीनगर में, जम्मू में, कटवा में, उन्नाव में है। आपको क्या, हमारा कोई नहीं है? हमारे भी है ना मीनाक्षी जी। देखिए ये बाबा इतना वो 370 होंगे ना। होने के बाद अरे जम्मू महाराज, वो कश्मीर में आपके इतना जैसे अच्छा होंगे काम ना, हुआ बोल रहे हैं। आपके जैसे जैसे कौन आप सा अच्छा बतला रहे काम किया? हैं, जैसे आप गुमराह हाँ? कर रहे हैं, मुझे बताइए, आपको इसके लिए तो कौन कम से सा? कम एहसास क्या करना मुक्ति- चाहिए मुक्ति- मुक्ति कि का आपने डाला है? कितना लोगों की मैं आपने तो आपके दौर में मुक्ति हत्याएं थे। हुई हैं, आपका सपोर्ट और था किसी बीजेपी का। एक को सजा नहीं मिली है। थे। मैं पूछूं आप आपसे कांग्रेस कि के कौन ऊपर सा ऐसा आपने ऐसा कोई सरकार डिस्ट्रिक्ट दिया। बचा हुआ है, जरा एक ही बताएंगे? पंडित जवाहरलाल आपको नेहरू, कम से कम राजीव गांधी, ये तो एहसास होना अरे चाहिए आपको कि गोलियां आप का कपड़ा भी कांग्रेस ने दिया, भूल गए क्या? क्या दिया, हाँ? क्या दिया कांग्रेस हाँ, ने? तो कांग्रेस अरे ने उसके एवज में 3,000 तुमने मुसलमानों को करोड़ वोट बजट बैंक में बना के रखा। 3,000 करोड़ आज मुसलमान तभी तो को बगैर भूल सत्ता के गए तड़प क्या? रहे हो और तड़पोगे, भूल गए क्या? तब तड़पोगे। अरे अरे आपको क्या दिया कांग्रेस ने भाई? कांग्रेस ने दंगे दिए, कांग्रेस ने फसाद दिया, मेन स्ट्रीम से जुदा किया। आज उन्हें अच्छी एजुकेशन अगर इस दौर में मिल रही है तो आपको परेशानी हो रही है, परेशानी हो रही है आपको। अरे बीजेपी सरकार 11 साल नरेंद्र मोदी जी बैठे, कितना नरेंद्र मोदी जी के दौर में बताइए कौन सा फसाद हुआ? एक बताइए। पूरा भारत दंगा मुक्त है, इसीलिए 50 से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के यूपीएससी से जुड़ रहे हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ रहे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों ने राष्ट्रवाद की जगह पे आपने कांग्रेसवाद पैदा किया क्या बोल रहे हैं? है? आपने कांग्रेसवाद पैदा किया। कौन सा? अरे तुम्हें तो एहसास होना चाहिए, कोई एक चीज तो बता दो कि तुमने देश के लिए कुछ किया हो। आज देश के अंदर घूमिए और आपको पता चल जाए 11 साल के अंदर क्या, जो 70 साल में नहीं हुआ वो 11 साल के अंदर हुआ है। लोगों को डराया, धमकाया, सीबीआई ईडी मिसयूज किया। आज भी सबसे पहले, अरे मैं आज एक बड़े नेता की बात का उल्लेख करना चाहता हूं। जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो मुलायम सिंह जी ने कहा कि जितने नॉन कांग्रेसी सीएम थे उनके पीछे आपने सीबीआई लगाई थी। आप सीबीआई का और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते थे, क्या समझ रहे हैं आप? क्या एक्शन लिया? आज स्वतंत्रता के साथ सारी एजेंसियां काम कर रही हैं और आप इसीलिए परेशान हैं। अगर कोई भी केस आता है, वो सोनिया हो या राहुल हो, उन्हें फेस करना पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने क्या बोला कुरैशी के बारे में, सौम्य सिंह के बारे में? क्या हाँ, बोला? ये पाकिस्तान की बेटी है, आप भी पाकिस्तान का औलाद हो क्या? अरे पाकिस्तान के आप लोग हो, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, और भारतीयता सारे भारत के लोगों के अंदर होनी चाहिए। और आज एक बात कहना चाहता हूं कि भारत के एक सपूत ने पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया है। आपने इस देश को सांप्रदायिकता के नहीं डॉक्टर शिवानंद, एक बात समझ में नहीं आती, ये सेक्युलरिज्म कौन सा वाला है? ये चयनित है क्या कि अगर कोई मुस्लिम की ही बात करेगा तो वो सेक्युलरिज्म है, और अगर वो मुस्लिम हिंदुओं की भी बात करेगा, सबके साथ की बात करेगा, तो वो पाकिस्तानी है? मीनाक्षी जी, मेरे को 10 सेकंड दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, फिर और मेहमानों के पास जाओ। इधर सुनिए, हाँ। इधर सुनिए। बोलिए। जो मुफ्ती मोहम्मद बी टीम है बीजेपी का, ये सबको दुनिया को पता है। उन्होंने अलायंस तो किया था, लोगों की पार्टी है, मुझे फख्र है। आप ये बताओ, आप किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारा नेता जब बाहर जाता है, जहां हम अपना डंका बजा रहे हैं, आज पूरी दुनिया भारत से लड़ाई लड़ रही है, और भारत अपनी सभ्यता वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सारे विश्व को अपना परिवार समझता है, देश का प्रधानमंत्री। अल्पसंख्यक मंत्री को लेकर के डॉक्टर शिवानंद आप बहुत सवाल पूछते हैं, लेकिन वही अल्पसंख्यक मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बन जाए तो वो सरकार के आदमी है। मतलब आप लोग पता है सिलेक्टिव हो जाते हैं। अगर आज लाल चौक पर दिवाली मनाई जा रही है तो वो दौर खराब लग रहा है। वो दौर बहुत अच्छा हुआ करता था जब रंगीन टीवी रख दी जाती थी और ये बोला जाता था कि दम है तो इसको लेकर के जाओ। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, वो वक्त कश्मीर में बहुत अच्छा लगता था कि लाल चौक में किसने लहराया? आज के प्रधानमंत्री ने लहराया था। मैं वही पूछ रही हूँ डॉक्टर
डॉक्टर अवधेश उपाध्याय से कि अगर आज कश्मीर से तस्वीरें आती है कि लाल चौक पर भव्य रूप से दिवाली मनाई जा रही है, दिए सजाए जा रहे हैं, तो वो लिंचिस्तान है। लेकिन जब वहां पर रंगीन टीवी रख दी जाती थी 90 के दशक में, 90 के दौर में, तो कहा जाता था यही है हमारा लाल चौक, यही है हमारा कश्मीर। अब तकलीफ हो रही है। मीनाक्षी जी, यही तो दुख है सबसे बड़ा विपक्ष को, महबूबा मुफ्ती को नहीं है, पूरे विपक्ष को यही दर्द है। जिस कश्मीर में एक जमाने में पत्थरबाजी करते थे वहां के नौजवान, आज वही नौजवान पढ़ लिख कर कोई एमबीए कर रहा है, कोई मैनेजमेंट की नौकरी पा रहा है, कोई एम्स में डॉक्टरी कर रहा है, कोई अलग प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, वो अपना रोजगार कर रहा है। यही सबसे बड़ा दर्द है विपक्ष को। लिंचिस्तान नहीं है। वो ये सोचती हैं कि ये दोबारा से पाकिस्तान में कश्मीर जैसे पहले था। अरे महबूबा मुफ्ती जी को आज याद आ रहा है बांग्लादेश में किस तरह से खुलेआम हिंदुओं को नंगा करके पेड़ से लटका कर जलाया जा रहा है। वहां की वो बात नहीं नहीं बोलेंगी, करेंगी, वो एक शब्द नहीं बोलेंगी, वो एक शब्द नहीं बोलेंगी। मैं वही कह रहा हूँ मीनाक्षी जी, महबूबा मुफ्ती नहीं, पूरा विपक्ष चुप है उसके ऊपर। लेकिन भारत जब हमारा आत्मनिर्भर बन रहा है, विश्व गुरु बनने की कगार में खड़ा है, भारत हमारा विकसित भारत बनने जा रहा है, अब कह रहे हैं कि भारत लिंचिस्तान बन रहा है। अरे लिंचिस्तान तो बन रहा था जब नहीं कांग्रेस की डॉक्टर सत्ता अवधेश थी। उपाध्याय, सवाल तो आपसे भी है ना कि आपने पीडीपी से क्या सोच करके गठबंधन किया था? उसका जवाब भी दूंगा। मैं जी, बता रहा हूँ ना, दीजिए। लिंचिस्तान की बात तो जब होती ना, जब हाँ। कश्मीर से रातों रात हिंदुओं को भगा दिया गया, तब याद नहीं आई लिंचिस्तान की बात। क्या बोल रहे हैं? नेशनल टाइम पे झूठ बोल रहे हैं अवधेश जी। तब याद नहीं आई लिंचिस्तान आपको कुछ मालूम ही नहीं है। मुफ्ती की लिंचिस्तान बनता भारत चाहिए। ये भाई महबूबा मुफ्ती है, एक विशेष वर्ग के साथ खड़ी होती हैं। इनकी तरह और भी एक भारतवर्ष में केवल एक विशेष वर्ग के साथ खड़ा होता है। उस वर्ग का व्यक्ति चाहे विरोधी गतिविधियों में शामिल हो, उसका समर्थन भी महबूबा मुफ्ती जैसे लोग करते हैं, या फिर उस वर्ग का व्यक्ति कोई भी लिंचिंग करता है, उसके लिए भी रात को कोर्ट खुलवाने की हिम्मत रखती है महबूबा मुफ्ती जैसे जो लोग हैं। अच्छा, सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि ये नेताओं की तरफ से झूठ किस तरीके से फैलाया जाता है। एक घटना का जिक्र करती है उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती, और जाकर के सोशल मीडिया पर लिखती हैं कि ये भारत नहीं है, ये हिंदुस्तान नहीं है, ये लिंचिस्तान है। ये नहीं बताती हैं कि उस मामले में क्या कार्रवाई की गई, उड़ीसा पुलिस ने क्या कुछ किया है। मैं ऐसी घटनाओं की निंदा करती हूं यहां पर खड़े होकर के कि अगर किसी के साथ लिंचिंग की घटना की जाती है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो या सिख हो, मैं उन तमाम घटनाओं को लेकर के निंदा करती हूं। लेकिन देश को गलत राह पर लेकर के जाना, गलत तरीके से बरगलाना, कितनी गंदी बात है। ये मैं सीधे ये कहूंगी। इल्तिजा मुफ्ती यूके में जाकर के पढ़ती है, यूएई में जाकर के पढ़ती है, तो अपने बच्चों को तो इस तरीके की शिक्षा दी, और वहां के लोगों को किस तरीके से आतंकवाद में झोंक दिया, पत्थरबाजी में झोंक दिया, वो नहीं इन्हें दिखाई देता है। अब मैं उनका एक बयान पढ़ती हूँ। सबसे पहले मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर जी, उसके बाद आपके पास आती हूँ। जब ये बयान कब का है? ये बयान है इजराइल और ईरान के बीच में जब युद्ध चला, अमेरिका लड़ा। इजराइल के साथ ईरान के सीज फायर पर पीडीपी चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने खुशी जताई। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए भाई शांति। लेकिन वो ईरान की जमकर तारीफ करते हुए कहती हैं कि इस जंग से ईरान मुस्लिम वर्ल्ड में एक नया लीडर बन के उभरा है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए गर्व की बात है। गाजा पर आंसू बहाने वाली ये महबूबा मुफ्ती बांग्लादेश में चुप हो जाती हैं। ये नहीं बताती हैं कि वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर जी, वो क्या हो रहा है, और उस घटना को लिंचिंग ना कहा जाए, उस घटना को बिल्कुल भी इस बात से ना जोड़ा जाए कि क्या इन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ी, ये पैगंबर मोहम्मद के संदेशों को नहीं समझ पाए। वहां पर लोगों से उनका नाम पूछा, घरों के बाहर ताला लगाया, आग लगा दी, उनकी खाल टांग दी, उन्हें नंगा चौराहे पर लटका दिया, तब इन्हें मौलाना मोहम्मद सकी खान राठौर कुछ याद नहीं आता है। लेकिन ये देश लिंचिस्तान है, और वो तब लिंचिस्तान है जब इस देश में ऐसी घटनाओं को करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है, और यही कार्रवाई इस केस में भी हुई जिसका जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। देखिए, मुसलसल एक हफ्ते से, यानी 8-7-8 दिनों से ये घटनाएं जो हो रही हैं, जैसे उत्तराखंड में हुआ, वहां पुलिस ने कार्रवाई की। उत्तराखंड से हट के थोड़ी देर गुजरी तो हिमाचल से जनाबे वाला एक कश्मीरी काम करने वाले के साथ ज्यादती की, मारा पीटा, अस्पताल पहुंचा दिया, ये कार्रवाई हुई। उसके फौरन बाद जनाबे वाला पता चला कि बरेली में कोई 2 पकड़ लिए, उनको कुछ उल्टा सीधा कह के, वो मसला भी आया ही नहीं था। तो हरियाणा के अंदर गला दबा के ये कहा गया कि आप एक मखसूस नारा लगाओ, तो इस तरह का जो
सिलसिला हो रहा है वो भी बहुत ज्यादा निंदनीय और गलत है। बांग्लादेश वाला तो ऑलरेडी गलत है, उसको कोई अच्छाई से नहीं ताबीर करेगा, अच्छा आदमी ताबीर नहीं करेगा। लेकिन पूरा पैनल बैठा है, मैं बड़े एहतियात इस पैनल से में आप बैठा तक हुआ अपनी जितनी बात घटनाएं पहुंचाऊं। आपने बताई हैं, क्या कोई भी व्यक्ति उन घटनाओं का सपोर्ट करेगा? एक सुर में यहां से ना निकलेगा सर। करता है, लेकिन सरकारों को इस पर लगाम लगानी चाहिए। हाँ। क्या आप ये बताएंगे जनाब वाला कश्मीरी कहीं भी जाएगा तो वो उसको जनाब वाली गलत बोल दिया जाएगा, उसके साथ ज्यादती होगी, परेशानी होगी, तो फिर तो लीडरों के बयानात आते ही है ना। अब लीडरों का जनाब वाला अपना ही सिलसिला सही नहीं होता है, किस तरह के बयान देने, किस तरह के नहीं देने, मुझे खुद एहतियात नहीं आपकी होता है इस बातों चीज पर का। हंसी आ रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप पता क्या कह रहे हैं कि कश्मीर में जो परेशानियां हैं उसका दर्द दिखा है। कहां पर दिखा है? लाल किले के सामने फट करके दिखा है। ये महबूबा मुफ्ती का एक पुराना बयान था जो उस वक्त आया था। आप उसी बयान को दोहरा रहे हैं। आप जैसे लोग लोगों को बरगलाते हैं, उन्हें सच नहीं बताते हैं। मुफ्ती साहब, अगर लोगों को सच पता हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या होना चाहिए था, और मौलानाओं की तरफ से उन्हें कौन सी कुरान जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए थी, अगर उन्हें ये पता होता तो शायद इतना बरगलाने की कोशिश ही नहीं होती इस देश में। मुफ्ती साहब देखिए गंदे आदमी का साथ कोई नहीं देगा। दिक्कत क्या है आप लोगों को? आपको दिक्कत ये है कि आप 4 घटनाएं रटते हैं, लेकिन उसके पीछे जो कार्रवाई होती है वो यहाँ पर बैठ करके किसी एक दर्शक को आप बताने की जहमत नहीं उठाते, वरना आपको पता चल जाएगा कि दुनिया तो सच जान गई। अब मैं ये 4 मुद्दे जाकर के गाऊं कैसे? दिक्कत ये है। बोलिए मुफ्ती साहब। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ जो धर्मगुरु साहब ने बात की, उन पर कितनी त्वरित कार्रवाई हुई, और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने यानी यहीं से निर्देश दिया और वहाँ की पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। अगर किसी के ऊपर भी कोई ऐसा वो करता, मगर आप ये कैसे समझ रहे हैं कि वो भाजपा के लोग हैं? कैसे समझ रहे हैं कि वो आरएसएस के लोग हैं? क्या घटनाएं जब घटती हैं, आपके कश्मीर के अंदर घटनाएं घटी, तो क्या हम सबको ये कहेंगे कि सारे पत्थरबाज थे? क्या हम ये कहेंगे कि उन्हें नाइंसाफी उनके साथ हो रही है? भाई ये बताइए कि अगर घटना घट रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है, तब तो आप ये बात कह सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक न्यायप्रिय हैं, निष्पक्ष हैं, और यही वजह है कि वहां जिस वक्त मदरसा बोर्ड का विस्तार किया तो किसी ने उसके ऊपर एतराज नहीं किया। जब यूसीसी आया तो किसी ने नहीं किया। यूसीसी किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए है। अब कुछ लोग, तथाकथित लोग, इस तरह का एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, आरएसएस मुसलमानों के खिलाफ है, इसीलिए 60 साल सेकुलरिज्म के नाम पर आपने सरकार चलाई। अरे आज मुसलमान भी चाहता है कि उनके बच्चे मेन स्ट्रीम से जुड़े, उन्हें भी विकास का फायदा हो। तो इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो ये गलत बात है। अभी आपसे पहले ये कहा था कि लिंचिंग के बारे में, कि आप लिंचिंगस्तान कहेंगे। एक लड़की के लिए अपनी कितने आतंकवादियों को छोड़ा था मुफ्ती सईद साहब ने? कितने लोगों को छोड़ा था? और कितने उन आतंकवादियों ने कितने लोगों को मारा है? और आपसे पूछना चाहता हूं, जब लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद नाम रखा गया तो इन बेगैरतों को शर्म नहीं आई कि हजरत मोहम्मद साहब के नाम से ये संगठनों का नाम रख रहे हैं? कितने लोग आए? मुझे छोड़ करके मैंने पूरी दुनिया के मुसलमानों से ये कहा, और आपको भी कहना चाह रहा हूं ये बात। आप लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। एक बार सुन लेते हैं इनका मुद्दा क्या है मुफ्ती साहब, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए सखी खान जी। ये जो बैठ के सुनिए मेरे बात, ये जो बैठ के जनाब वाला यहाँ भाषण दे रहे हैं ना, आज तक दहशतगर्दी से जुड़े हुए जितने मामलात हैं वो सब देवबंदी विचारधारा की कट्टरधारा है। अब आप ये अजहर मसूद को देख लो, सुन लो, आप खामोश हो। अरे बात सुनिए, पहली बात तो है कि तुम्हारे लफ्जों से लग रहा है कि तुम किस तरह का आतंक फैलाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि अगर कोई देवबंद का हो, बरेली का हो। अब मैं ये कहूं कि भाई ये है तुम्हारे जैसे लोगों ने, अरे बेगैर तो तुम लोगों ने आतंक को तुम सपोर्ट करते हो। तुम्हारी जबान से और तुम्हारे अमल से मैं आपको बता दूं, मैं तुम्हारी अगर इंक्वायरी होगी तो तुम ही तो लोगों के चर्चा बेटे सूली पर राम भली करेगा। तुमने नौजवानों को गुमराह करके डाल दिया। कोई भी हो, अगर आतंक को कोई सपोर्ट करता है तो वो देशद्रोही है। आप देश का खाते हो और देश में रहते हो, देश की ऑक्सीजन लेते हो और देश के खिलाफ काम करते हो, नौजवानों को उकसाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अजहर मसूद कौन था?
अरे मैं पूछ रहा था, आतंकवादी था, कोई भी था, उसे हम सजा दें। हमने पूरे पाकिस्तान को, पूरा पाकिस्तान, तुम जैसे लोग उन्हें सपोर्ट करते हो, हम सपोर्ट नहीं करते। देवबंदी विचारधारा से तुम अरे विचारधारा तुम्हारी, ये बताओ कौन सी विचारधारा है तुम्हारी? विचारधारा पे बात हो रही है। आज देश में, देश के अंदर आज की सरकार ने आतंकवादी कोई भी हो, चाहे वो नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो, सबको उनकी जगह पहुंचाया है और पहुंचाएंगे। हम तो आम मुसलमानों को कह रहे हैं, तुम जैसे आम मुसलमानों को गुमराह मत करो। आतंक का मौलाना सखी खान राठौर जी, मौलाना सखी बकवास खान कर रहे हो राठौर बैठ करके यहाँ। जब ये पूछा जाता है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब ये पूछा जाता है कि देश बड़ा या धर्म बड़ा, तो फिर आप क्या कहते हैं? भाई देश बड़ा धर्म बड़ा, इसमें ये मसला ही क्यों लाते हो? देश नहीं बताओ अपनी ना। जगह इसलिए मकाम लाते रखता हैं है, क्योंकि धर्म विचारधारा का मकाम पता रखता है। चलता है, इसलिए लाते हैं क्योंकि विचारधारा का पता चलता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती क्या कहती हैं। ये लिंचिस्तान है क्योंकि यहाँ पर एक घटना घटी है। उन्होंने एक घटना के जिक्र के लिए ऐसा कहा था। लेकिन रईस अहमद से मैं ये पूछती हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट किया, एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है, इसलिए पाकिस्तान में भी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, इसलिए वो एक शब्द नहीं बोलती क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है। बांग्लादेश में वो एक शब्द नहीं बोलती क्योंकि वो मुस्लिम राष्ट्र है। तुर्की को लेकर के उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा कि आखिरकार किस तरीके से एक मुस्लिम राष्ट्र होकर के वो भारत के लोगों की, और वहां से तो सीमाएं लगी हुई है ना पुंछ की, वहां तक फायरिंग करवाई गई है, तब नहीं उन्हें याद आए? ना कश्मीर के लोग याद आए, ना उन्हें जम्मू के लोग याद आए, और ना ही भारत के लोग याद आए। ना तुर्की को लेकर के एक शब्द नहीं फूटा। ईरान को लेकर के कहती है मुस्लिम वर्ल्ड में वाओ कितना उन्होंने ऊंचा कद हासिल कर लिया है ना रईस अहमद जी? ये कल तक के लिए भाजपा के साथ ही थी। नहीं मैं रईस आप पूछिए ना महबूबा मुफ्ती मुफ्ती से मेरा ये सवाल पूछ चुकी हूं मैं, और दोबारा से पूछूंगी क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिला था। रईस अहमद जी जवाब देंगे। देखिए, अगर आपने हमसे सवाल पूछा तो शमून साहब ने हमारे बारे में भी कुछ कहा था इस सिलसिले में, मैं उसका जवाब दे दूं जरा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शमून कासमी साहब बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिंचिंग का मामला क्या है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था जिसमें शमून कासमी साहब के ही पार्टी के एक आदमी उनको बड़ी बुरी तरह से हत्या को लेकर बता दूं जरा अपनी मालूमात में इजाफा करिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप खामोश हो जाइए। मैं ये कह रहा हूं जब तुम गलत बात कर रहे हो खामोश हो जाइए, अपनी बात का जवाब दो। अगर तुम्हारी किसी ने साहब आपने हमारे बारे में बात कही, आप कौन है किसी के बारे में बात करने वाले? हमारे बारे में बोला था। मैं क्या कह रहा हूं, अपनी बात को बताओ कि तुम्हारी लिंचिंग कितनी हुई है बताओ। अरे अपनी लिंचिंग बताना कितनी हुई है बताओ कि तुम्हारी लिंचिंग कितनी हुई है। तुम मुसलमानों को बैठ के टीवी चैनलों का गलत इस्तेमाल करते हो, मुझे ये बताओ आप मुझे। वही मैं कर रहा हूँ। आपके राज्य पे भी क्या कह रहे हो तुम मुझे? आपके राज्य क्या कह रहे हो तुम? वहां एक आदमी, हर आदमी सुरक्षित है वहां, रक्षा कर रहे हैं मदरसों और तुम्हारे जैसा आदमी कोई लिबास पहन कर आकर के कोई तुम्हारे जैसे लोग अराजकता पैदा कर रहे हो आप वहां। हम बख्शेंगे नहीं, आपके बख्शेंगे नहीं। हमने वहां नेम एक बार सर सुन लेते हैं रईस अहमद जी, वरना बोलना ही बंद कर देंगे कह रहे हैं। नहीं बोलना बंद करें तो करें। नहीं सुन लेते हैं, जरा सुने, और देश की जनता भी सुने, देश की जनता भी सुने कि सच क्या है, क्योंकि जवाब देने वाला कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति खड़ा है उसका नाम साफ तौर पर लिखा हुआ है। देश की जनता बिल्कुल समझे कि उनके साथ क्या हो रहा है, हमारे मुसलमान भाई भी समझे कि उनके साथ क्या हो रहा है। रईस अहमद जी, उनके साथ एक वर्बल लिंचिंग हुई थी, आप वो वीडियो देख लें, यूट्यूब के ऊपर अभी भी मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। वो उस बात का जवाब दें कि उनके साथ, और वो सुरक्षा लेकर क्यों चलते हैं? अगर आप इतने ज्यादा वो महसूस होता है उनको, तो आप अपनी सुरक्षा हटा दीजिए। आप क्यों लेकर के घूमते हैं कमांडो अपने साथ? मेरी सुरक्षा की बात कर रहे हैं क्या? मुझे भी महसूस की नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे मेरी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आप अपनी सुरक्षा की बात करो, मैं तो सुरक्षित हूँ अपने देश में, मैं अपने प्रदेश में सुरक्षित हूँ, तुम अपनी बात करो। तुम्हारे जैसे लोग जब इस तरह का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तुम्हें शऊर तो है नहीं, तुम्हें शऊर तो है नहीं। बोर्ड के अध्यक्ष हैं? नहीं मैं क्या, हाँ अध्यक्ष हूँ, बोलो। बोर्ड के अध्यक्ष है ना? आपने अभी कहा कि आपकी गवर्नमेंट ये कर रही है। आप ही के धामी साहब का बयान है, अभी उठा करके गूगल कर लीजिए कि 1000 से ज्यादा मस्जिदों और मदरसों को उन्होंने जो वैलिड नहीं थे गिराया है। क्यों गिराया? इसलिए गिराया कि वैलिड नहीं थे, जो वैध नहीं थे उन्हें गिराया जाएगा। अगर वहां आकर के आप डेमोक्रेसी को चेंज करना चाहो तो हम आपको भी नहीं घुसने देंगे। अच्छा सुन लीजिए, आपको भी नहीं घुसने देंगे। काल नेमी ऑपरेशन आप जैसे बहरूपियों के लिए चलाया।
आप जैसे बहरूपियों के लिए कालनेमी ऑपरेशन, तुम्हारे जैसे बहरूपिया मुसलमानों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, होने नहीं देंगे। रईस अहमद, माफ करिएगा नाम मैंने गलत लिया, रईस अहमद, आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं कि उत्तराखंड में मदरसों को गिराया गया, उत्तर प्रदेश में भी गिराया गया, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी रईस अहमद? आप एक वकील से बात कर रहे हैं, आप सोच समझ के बात कीजिए। अरे आप वकील से बात कर रहे हैं, हम आप वकील क्या एक आदमी वकालत का गलत इस्तेमाल करे, हम बताएंगे ना आपको वकालत क्या कहते हैं। आपके सामने भी कोई रईस अहमद वकील से बात कर रहे हैं आप इतने बड़े वकील हो गए, अगर इतने बड़े वकील होते तो बैठ के झूठ ना बोलते हैं। नहीं मुफ्ती साहब, मैं जरा ये समझ लूं, मेरे दर्शक जरा ये समझ लें कि रईस अहमद जो ये कह रहे हैं कि वहां पर ऑपरेशन कालनेमी के तहत और भी बहुत सारे ऑपरेशन चलते रहते हैं उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, और वहां पर मदरसों को गिराया गया। एक मिनट सर, वहां पर मदरसों को गिराया गया, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं रईस अहमद? इन्होंने डायरेक्टली एक एड्रेस हमें किया था, उसका मैंने जवाब दे दिया। अब ये समझ में आ गई, इनके पास कोई जवाब नहीं है। अरे एड्रेस में आपको ये कह रहा हूं, किसी एक वैलिड की बात करो ना, जिसे भैंस को गिराया हो, एक बताओ। नहीं वही पूरी बात सुन लूं, उसके बाद फिर मैं जवाब लेती हूँ आपसे, बोलिए। अब आप अपना सवाल दोहराएं, जो शगुन साहब को मुझे बताना तो बता दिया, वो समझ गए बहुत अच्छे से। मैं वही पूछ रही हूँ कि आपने ऐसा है, मैं भी एक नाम निहाद वकील को ये बताना चाह रहा हूँ, तुम जैसे वकीलों ने सीधे साधे मुसलमानों को गुमराह किया है। अरे तुम ये कह रहे हो 1000 मदरसे गिराए, तो ये तो बता दो वैद कौन सा गिरा है? नहीं मैं वही कौन सा वैद मजार टूटा है, एक बताओ। रईस अहमद जो ये चैलेंज कर बात आप कर रहे हैं, जो आप ये बात कर रहे हैं कि वहां पर उत्तराखंड में मदरसों को गिराया गया, उत्तर प्रदेश में भी मदरसों को गिराया गया था, इसके पीछे की आपकी वजह क्या है, जरा मैं ये समझ लूं रईस अहमद। आपके साथ एक वर्बल लिंचिंग हुई, उसका जवाब नहीं दे पा रहे, एक लाइव आप पूरा देश देख रहा है आपको, कमांडो लेके घूमते हैं आप। मुझे भी कमांडो के लिए रिकमेंडेशन है कमीशन से। अब तुम्हारे जैसे अगर अराजकता फैलाने वाले लोग होंगे, तुम जैसे अराजक लोग, और वकील हो तुम, मुझे हैरत हो रही है, शर्म आ रही है मुझे तुम्हें वकील एड्रेस करते हुए, तुम्हें वकील एड्रेस करते हुए शर्म आ रही है कि तुम पूरे स्टेट को जहां काम हो रहा है, विकास हो रहा है, बगैर किसी भेदभाव के सारी योजनाओं के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं। अरे ग्रास रोड पे जाके तो देखो, आपके मदरसा बोर्ड रहते हुए कैसे सील हो गए, कोई रूल बनाया था जो वैध नहीं थे। आप आके वहां मालूमात करो पहले आकर के कि हमने सबको मान्यता दी, जो वैध नहीं था उसके ऊपर कार्रवाई हुई है, आप नोट कर लीजिए। नहीं मतलब रईस अहमद, आप क्या चाहते हैं कि अगर देश में ऐसे मदरसे चल रहे हैं जो कि बिल्कुल भी वैध नहीं है, वो चलने देने चाहिए, क्योंकि वो मदरसे हैं, और उनके नाम पर फिर हम ये झूठ फैला देंगे कि देखिए सरकार ने तो भैया मदरसा गिरा दिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरा दिया, उत्तराखंड की सरकार ने गिरा दिया, असम की सरकार ने गिरा दिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। झूठ क्यों फैलाते हैं सर? सीधे सीधे कहा करिए ना कि क्यों गिराए गए हैं। आप तो एडवोकेट हैं, आपसे तो इतना हम तमन्ना कर ही सकते हैं कि आप लोगों को सच पहुंचाएंगे, कम से कम झूठ बोल करके बरगलाएंगे नहीं, इतना तो हम आपसे होप रख ही सकते हैं। अब डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, पहला सवाल यही आपसे, क्योंकि मेरा ये पूरा पैनल जानना चाहता है कि जब पीडीपी के साथ आपका गठबंधन था तो सब अच्छा, आप आज वो लिंचिस्तान कह रही हैं, शायद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा 370 हट गया या जो भी हो, ये सच है कश्मीर का सच कि वहां के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता 370 हट जाने से। वहां के लोगों को फर्क इस बात से पड़ता है कि उनके घर में रोजी रोटी आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि कल तक पत्थर फेंकने के नाम पर 500 रुपया थमाया जाता था, उससे उनके घर चलते थे। आज वो पूछ रहे हैं कि देखिए पत्थरबाजी तो नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन अब मुझे विकास चाहिए, और अब मुझे जॉब चाहिए, और अब मुझे नौकरी चाहिए, हमारे यहाँ पर कोई फैक्ट्री होनी चाहिए। ये उरी के लोग कहते हैं सर, ये जहां से आती है बिजबेड़ा से मैडम, अनंतनाग के लोग ये कह रहे हैं। तो यहाँ साउथ कश्मीर जो सबसे ज्यादा माना जाता है कि साउथ कश्मीर में जाना है तो लोगों से सोच समझ करके बात करनी है, किसी के घर में भी जाकर के नहीं बैठ पाना है। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, किसी के घर चले जाइए, किसी के चौक पर जाकर के खड़े हो जाइए, किसी के घर पर जाकर के चाय पी लीजिए। तो ये वहां पर परिवर्तन हुआ है डॉक्टर अवधेश उपाध्याय। तो जरा सवाल को आप समझ गए होंगे कि पीडीपी से गठबंधन था तो सब अच्छा, आज नहीं है गठबंधन तो सब बुरा। देखिए जो बात कह रहे हैं बार बार, ये पीडीपी से गठबंधन क्यों किया गया था ये सबको पता है। जब 370 हटाना था, हमने देश हित के लिए अपना गठबंधन किया था, हमने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया था कि अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हमने गठबंधन किया था पीडीपी से। हमें चाहिए था 370 हटाना उस समय, और 370 जब ही हट सकता था जब हम वहां जाकर अपनी सरकार बनाते। अब तक का रिकॉर्ड रहा है कश्मीर में किसी ने भी इंडिविजुअल सरकार नहीं बनाई है बिना गठबंधन के, ठीक है। ये एक बड़ा कारण था, हमें 370 हटाना था, 35A हटाना था, इसलिए वहां जाकर हमने सरकार बनाई। उसके बावजूद आप देखिए जब 370 हटने वाला था, महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अरे 370, ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट था मतलब आपका वहां पे? नहीं, पॉलिटिकल देखिए देश हित के लिए जो कार्य होता है वो हम करते हैं देश हित के लिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हम। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी, जिस तरह महबूबा मुफ्ती के बाद देखिए ना, आज इन्हें लिंचिस्तान दिखाई दे रहा है,
पाकिस्तान में जब देश आजाद हुआ था, धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान में भी जो है 22% हिंदू थे, लेकिन आज पाकिस्तान में 2% हिंदू रह गए। कहां गए 20%? कभी बात की महबूबा मुफ्ती में? नहीं की। कश्मीर से रातों रात हिंदुओं को भगा दिया गया, उनके घर वर उजाड़ दिए गए। नहीं, महबूबा मुफ्ती से लेकर के डॉक्टर शिवानंद, उमर अब्दुल्ला तक तो ये चाह रहे थे कि 2019 में जब 370 हटा है तो यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर पत्थरबाजी होगी, तो लिंचिस्तान तो वो कश्मीर को तब बनाना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। नजरबंद जो थे घर पर। मीनाक्षी जी, चैनल पे सब रिस्पेक्टेड लोग हैं, ये जरा झारखंड के जो सर है जरा उनको कंट्रोल कीजिए। वो लॉयर वेयर सब लोग इधर अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको इतना कुर्सी का इतना ठीक नहीं है। सत्ता आता है जाता है। अभी देखो अवधेश जी जिस तरह से आप बताइए, लोगों से बात कर रहे थे, वो आदमी वकील को कोई दो राय नहीं है उसमें भाई, कोई विरोध नहीं करेगा। डिरेल कर रहे हैं डॉक्टर शिवानंद, क्यों डिरेल कर रहे हैं? मुद्दे पर आइए ना सर, मुझे बताइए ना कि वो तो लिंचिस्तान कश्मीर को तब बनाना चाहती थी, वो तो लिंचिस्तान कश्मीर को तब बनाना चाहती थी, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वहां से यही बयान आए थे कि यहाँ पर खून की नदियां बह जाएंगी। 370 तो हटा करके देखिए, आज वही उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मैं केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, हमें जितने फंड की आवश्यकता थी उससे ज्यादा फंड हमारे पास आया है। आपकी तो वहां पर सरकार है, लेकिन आपकी सरकार के मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से बयान दे दें तो आप समझ सकते हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है या पाताल में जा रहा है। मीनाक्षी जी, मेरे को 30 सेकंड दीजिए जरा, प्लीज मेरे को बात करने दीजिए। देखिए, नहीं सुनिए डॉक्टर अवधेश, हाँ अभी मुफ्ती के साथ अलायंस किया मोदी साहब और अमित शाह जी, ये तो झूठ नहीं, सब दुनिया को पता है। इनका बी टीम है, अभी पश्चिम बंगाल में हिमायत को वो भी बी टीम है इनका, उधर तेलंगाना से वो भी बी टीम है इनका, और सबूत और क्या चाहिए? दूसरी बात ये हमेशा कुछ नहीं बात है डॉक्टर शिवानंद, को रोजगार नहीं है, महंगाई चरम पर है, नौकरी नहीं दी, का भाग है महबूबा मुफ्ती, बोल रहे ये लोग। आपकी इंडिया अलायंस की भाग है ममता बनर्जी बंगाल में, 370 हटाया, झूठ बोल रहे ये लोग। मैंने पूरा चिट्ठा खोल दिया अभी, 370 ABCD हटाया, और नरेंद्र मोदी, भारत बीजेपी मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री जी, आज भारत जो विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा है। फर्जी लोग है, ये फ्रॉड लोग हैं, लोगों से डॉक्टर शिवानंद, महबूबा मुफ्ती बीजेपी को लेकर के कहती हैं, बीजेपी की तुलना करती हैं कि पाकिस्तानी सेना है, वो पाकिस्तान की सेना से जो कोई बीजेपी की तुलना कर रहा हो वो उसका बी टीम होगा। AIMIM की आप बात करते हैं, आप हुमायूं कबीर की आप बात करते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं याद रखते कि आपके साथ जो A टीम में है, जो कदम ताल करके चल रहे हैं तमिलनाडु में, वो सनातन उनके लिए डेंगू मलेरिया। कर्नाटक में आपकी सरकार, वो भी A टीम हुई, चलिए आप ही की सरकार वहां पर बैठी हुई है, वहां पर हाथ जोड़ करके मंदिर के बाहर से जाना है तो वो आपके लिए कुछ नहीं होता है ना। और यहाँ आपको ये पता है कि कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी A टीम है, उसके बाद भी पता नहीं चुनावों में रणनीति किस तरीके से बनाते हैं, वहां पर भी जरा ख्याल रखा करिए। अब जरा मुझे ये बताइएगा मोहम्मद सखी खान राठौर जी कि ये जो लिंचिस्तान है, लिंचिस्तान अगर भारत को कहा जाए तो क्या करें? अब भारत का नाम बदल दें क्या, रख दें क्या आप लोगों के हिसाब से? देखिए मेरी बात सुनिए, एक तो बीच में कोई बोले नहीं, बात का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद किसी को जवाब देना देते रहिए। ठीक है, सन 1990 आप लीजिए अपना वक्त और बोलिए, उसके बाद अगर आप कुछ गलत बोलेंगे तो आपको जरूर टोका जाएगा, बोलिए। सन 1990 में मिलिटेंसी शुरू हुई, दहशतगर्दाना मामला शुरू हुए, उसके मास्टरमाइंड सलाहुद्दीन अजहर मसूद, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन जैसे देवबंदी और वहाबी विचारधारा के लोग रहे। ये बहुत ज्यादा बीच में बोल रहे और शब्दों का प्रयोग सही नहीं कर रहे, इनको एहतियात की राह लेनी चाहिए। ये बीजेपी के जो लीडर बैठे, इनकी मैं यादाश्त के लिए भी एक जुमला कह दूं कि जिस दौरान पंडितों को हटाया गया उस दौरान तुम्हारी ही बीजेपी की हुकूमत थी, जरा पढ़ लेना, मुताला कर लेना, पता चल जाएगा। नंबर 2, मेरे बीच में बोलेंगे नहीं, मैंने पहले कह दिया, बीच में बोलेंगे तो मैं इनका जो ज्ञान है वो दुरुस्त कर देंगे। आप इतना सुन लो कि जब बीजेपी की किसकी सरकार थी, कब थी बीजेपी की हुकूमत, किसकी कांग्रेस सरकार के जमाने के अंदर कौन थे सीएम उस वक्त? हाँ। आपको इतनी मालूमात तो होनी चाहिए कम से कम, इतने धर्मगुरु लिखवा के बैठे हो, इतना तो कम से कम मालूमात कर लो ना। नहीं, मोहम्मद सखी खान राठौर जी की आवाज बढ़ाइए जरा, मोहम्मद सखी खान राठौर जी की आवाज बढ़ाइए जरा।
फारूक अब्दुल्ला उस वक्त चीफ मेरी मिनिस्टर बात थे। को पूरा होने दो, मेरी बात को पहले हाँ, तो पूरा आप होने पहले दो, करेक्ट कर उसके लो ना बाद अपने आप जवाब को। दो। फारूक अब्दुल्ला सीएम थे उस जितना वक्त, दहशतगर्द है, बिल्कुल सर्च और कीजिए, कांग्रेस के लाइंस में जितनी थे। दहशतगर्दी आज तक हुई वो तमाम देवबंदी विचारधारा के लोग हैं, कोई भी मुसलमानों से विचारधारा उसका के लोग कोई हों। ताल्लुक नहीं है। वहाबी यहाँ विचारधारा वो के जो लोग इस देवबंदी- देश की विचारधारा सबसे ऊपर है। नहीं, ये धर्म अगर मुफ्ती देश साहब, कमजोर जरा होगा। ये समझाइएगा, देवबंदी विचारधारा का बार बार जिक्र हो रहा है, तो ये देवबंदी विचारधारा है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जब देश आजाद हुआ तो सारे लोगों ने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, और देवबंद से सबसे पहले आवाज उठी थी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम उसे रिजेक्ट करते हैं, हम उसे रिजेक्ट करते हैं, और टू नेशन थ्योरी को। और आप जैसे लोग जब कोई ऐसा काम करते हो तो मुझे अफसोस होता है कि यहां देश की एक ही विचारधारा है, देश सर्वोपरि है। अगर देश नहीं होगा तो कहां होगा धर्म और कहां होगा धर्माचार्य? इतना बता दो मुझे तो बस। बिन लादेन जैसे लोग हैं, उसामा बिन लादेन हो या कोई और हो, अरे आप इस इनको देश के आतंकवादी अंदर मानते कोई हैं, नहीं नहीं चल मानते पाएगा। हैं? मोहम्मद सखी खान राठौर जी, जिनका आप नाम का जिक्र कर रहे हैं, वो किस विचारधारा से प्रेरित थे? ठीक है, वो आतंकवादी थे ना? मैं कह रहा हूं ना, क्या? मैं कह रहा हूं हाँ, मुस्लिम में कोई आतंकवादी नहीं है। इनकी अच्छा। विचारधारा, इनको हम तो किसी मामलात में गिरदानते ही नहीं है, ये तो ऐसे ही आ जाते हैं, इनको नॉलेज तो है नहीं है। ये कश्मीर पर बात तो कर रहे हैं, मोहम्मद सकी और खान यहाँ राठौर मैं जी, ये जिहादी थे, और वो जिहाद का मतलब होता है कि वो संघर्षशील थे, जिन्होंने भारत को बार बार दहलाया, जिन्होंने भारत में कश्मीर में घुस करके कत्लेआम मचाया, जिन्होंने भारत में रहने वाले, कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को वहां से बाहर भगा दिया, जिन्होंने 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट किया हो, 2008 में बॉम्ब ब्लास्ट किया हो, 2025 में पहलगाम के अंदर घुस करके किया हो, उरी में अटैक किया हो, या फिर कहीं और अटैक किया हो, ये सब जिहादी थे। ये भारत से पीड़ित थे, भारत के द्वारा सताए गए लोग थे। इनके नाम पर, जैसे बुरहान वानी के नाम पर एक पूरा जनाजा निकला था, है ना? 2008 में एक व्यक्ति पकड़ा गया था जिस पर ये आरोप लगे थे कि उसने, आरोप क्या लगे थे, सीधे सीधे उसकी तस्वीरें आई थी ना, कि वो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है। उसके जनाजे की जो लोग नमाज पढ़ने गए थे, 1 लाख लोग गए थे ना उस व्यक्ति की नमाज में, तो वो सब जिहादी थे और भारत से पीड़ित थे, रहते भले ही पाकिस्तान में थे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तालियां होनी चाहिए सर आपकी इस सोच पर। यही रईस अहमद जी, ये विचारधारा से जोड़ दीजिए। मैं आज अपनी सरकार से बहुत तंग आ चुकी हूं, और मैं जा रही हूं लाल किले के सामने फटने के लिए, है ना? और मेरी समस्याएं लाल किले के सामने गूंज रही हैं। अब मैं अपने देश के लोगों को अपने साथ लेकर के मर जाऊं, और मैं पीड़ित हूं, और मैं जिहादी हूं, क्योंकि मैं संघर्षशील हूं। शब्दों से ढक नहीं सकते ना किसी की करतूतों को, डॉक्टर एडवोकेट रईस अहमद जी। रईस अहमद जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। भर्त्सना करते हैं इस बात को, थोड़ा वॉल्यूम अप कर दीजिए हमारा, हमने तो अपनी तरफ से कर लिया। रईस अहमद जी की आवाज नहीं आ रही है मुझे, टीम। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ जी। तो जो भर्त्सना की, देखिए, जो एक्सट्रीमिज्म है या आतंकवाद है, उसकी तो हमेशा निंदा की जानी चाहिए, और मासूमों के कत्ल को कभी भी किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो बात ये है कि कल तक जो लोग आतंकवादी थे, हम जाकर के, हमारी सरकार जाकर के, आप जानते हैं, मैं बता देता हूँ, और शमून साहब भी मेरे से इत्तेफाक रखेंगे इस मामले में, कि हम जब उनसे चाहते हैं, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने खुद ही कह दिया कि किस लिए कि वो काम करते हैं, तो वो जाकर के समझौता कर लेते हैं, एम्बेसी खुलवा देते हैं। कल तक जो उनके लिए आतंकवादी होते हैं, उनको ला करके जो है सारी चीजें कर दी जाती हैं, रेड कारपेट बिछा दिए जाते हैं। इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं हो। अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं? ये नहीं, अभी देखिए, बीच में नहीं बोलिए। नहीं सर, कोई नहीं बोल रहा, सुन रहे हैं, बस आप बोलिए, पूरा बोलिए। डॉक्टर अध्यक्ष उपाध्याय ही जवाब देंगे आपको। हमें डिसाइड ये करना होगा कि हम जब चाहते हैं, कल तक जिन्हें 20 साल तक हम आतंकवादी कहते रहे, उन्हें बुला करके रेड कार्पेट बिछा दिया जाता है, तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली जाती हैं, तो उसका एक बार जवाब दिया जाए, क्योंकि जवाब बनते नहीं बन रहा। अमेरिका को, ट्रंप साहब को क्या क्या करके यहाँ करा गया, जब हम जो है उनको फेस नहीं कर सके तो हम चाइना की तरफ मुड़ गए। तो अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारे देश के जो भक्त लोग हैं वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आप भक्तों को पता है सर क्या है, उनकी आंखें खुली हुई हैं, वो आपसे ज्यादा पढ़े हुए हैं, एडवोकेट रईस अहमद जी, जिन्हें आप भक्त कह रहे हैं ना, उन्हें पता है कि कूटनीति में क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब आपने जो तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए, मैं चाहती हूँ डॉक्टर अध्यक्ष उपाध्याय आप ही जवाब दीजिएगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद,
एडवोकेट रईस जी को मैं बता दूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद उस वक्त देश के गृह मंत्री हुआ करते थे जब कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया जा रहा था, उन्हें वहां से मार काट करके भगाया जा रहा था। उनकी एक बेटी का अपहरण हुआ था, गृह मंत्रालय संभाले हुए उन्हें मात्र 2 से 5 दिन हुए थे। एक बेटी का अपहरण, 5 आतंकवादियों की आजादी, उन आतंकवादियों की आजादी जिन्होंने देश में कत्लेआम मचाया था। ये वो लोग हैं जो आज देश को लिंचिस्तान कह रहे हैं। रखिए बात डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, क्यों आप बिछाते हैं रेड कार्पेट? रईस भाई ने कहा कि जो बीजेपी रेड कार्पेट बिछाती है, रेड कार्पेट नहीं बिछाती है, लाल मौत का पट्टा पहनाती है आतंकियों को। जिस तरह से हिंदुस्तानियों को धर्म पूछकर पहलगांव में मारा गया जिन आतंकियों द्वारा, उन आतंकियों के घर को उजाड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया, भारत की हमारी सेना ने किया वहां जाकर। और मैं बताऊं कैसे करती है, देखिए जो कांग्रेस पार्टी जो उनका संरक्षण करती थी पहले, वो कैसे करती बता देता हूँ। 2008 19 सितंबर 2008 में जब ओखला में एनकाउंटर होता है तो यही कांग्रेस पार्टी, मेन जो कांग्रेस पार्टी की मुखिया है, नाम नहीं लेना चाह रहा, नाम सब जानते हैं, आंसू बहाए थे आतंकियों की मौत पर। और मैं बताऊं आपको उसके बाद, देखिए जब 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट हुआ था, उसका जो मुख्य आरोपी था याकूब मेनन, उसको जब पकड़ा गया था, उसकी रिहाई के लिए राष्ट्रपति से गुहार किसने लगाई थी? कांग्रेस पार्टी ने और उनके सहयोगी दल जो इस समय महबूबा मुफ्ती कश्मीर में बैठे इनके लोगों ने। उसके बाद आप देखिए 13 दिसंबर 2001 जो संसद में हमला हुआ था, उसका जो आरोपी था अफजल गुरु, उसको भटका हुआ नौजवान किसने बताया था? कांग्रेस पार्टी ने, और जो महबूबा मुफ्ती बैठी है उन्होंने। ये लोग करते हैं आतंकियों का संरक्षण, इस तरह से होता है आतंकियों का संरक्षण। भाजपा नहीं करती, भाजपा रेड कार्पेट नहीं, लाल पट्टा पहनाती है, मौत का पट्टा। ठीक है, आतंकियों को आज जो भारत जो उभर रहा है, विश्वगुरु बनने की कगार पे खड़ा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, वो इसीलिए बन रहा है। आतंकियों को तो भाई साहब कोई शरण देने वाला नहीं है इस समय। भारत ही नहीं, भारत के साथ देश है। बात कर रहे हैं आप, नीति की बात चल रही है, भारत हमारा भारत है। आपने नहीं, रईस अहमद जी, मीनाक्षी जी को क्या समझना था? ये फिर आपको अगर करंट अफेयर्स की भी नॉलेज नहीं है तो आप पहले जाकर के देखिए कि किससे आपने हाथ मिलाया है, किसके लिए रेड कार्पेट बिछाया है, किससे आपने समझौता किया है पड़ोसी मुल्क से। आप जाकर के पहले जान तो लीजिए। हम जो काम करते हैं देश हित के लिए करते हैं। 370 हटाया, किसी की दम नहीं था 370 हटाने में। 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, 370 हटाया क्या? और 370 हटने के बाद आज जो कश्मीर फूल रहा है वो पूरा देश देख रहा है। ठीक है, मुफ्ती साहब कुछ कह रहे हैं, मुफ्ती साहब को सुनाती हूं। आज वो कल लिखकर कहीं ना कहीं रोजगार पा रहा है। झूठ कितना भी फैलाया जाए, झूठ कितना भी फैलाया जाए, सच वहां तक पहुंच ही जाता है। जहां रईस साहब कह रहे हैं, मैं इनसे बताना चाहता हूं कि जो देश की फॉरेन पॉलिसी है, जब अभी यूएन के अंदर स्थायी सदस्यता की बात आई तो सारी दुनिया ने, हम ये समझ रहे थे कि हम स्थायी सदस्य बनेंगे, सबने मुखालफत की। मगर हमारे प्रधानमंत्री ने जब टैरिफ लगाया तो पूरा देश उनके पीछे खड़ा, 140 करोड़। और जी हाँ, जिनकी तुम रेड कारपेट की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं यही तो कूटनीति है कि हमने अपने पड़ोसी पाकिस्तान की चीखें निकलवा दी। आप मुस्लिम मुल्कों में जो हमारा सम्मान और हमारे प्राइम मिनिस्टर का सम्मान है तो वो 140 करोड़ का है, हिंदू और मुसलमानों का नहीं, सिख और ईसाइयों का नहीं। अच्छा, यही लोग आपको ये मालूम होना चाहिए जिनकी तरफ आप कह रहे हैं, हमने वहां जो कुछ हमने किया है, जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी, हमारे जैसे आदमी को बताना पड़े। मैं रोक रही हूं, लेकिन मुफ्ती साहब यही तो है, जो लोग सरकार में बैठे हैं वो कूटनीति समझते हैं। अफगानिस्तान के साथ अगर हाथ मिलाया है तो क्यों मिलाया है, कूटनीति का एक हिस्सा होता है। चाइना के साथ अगर कंधा मिलाते हैं तो क्यों मिलाते हैं, कूटनीति का एक हिस्सा होता है। पाकिस्तान से अगर बातचीत करने की जरूरत पड़ी या बांग्लादेश के लोगों को समझाने की जरूरत पड़ी तो क्यों किया जाता है? ये सिर्फ और सिर्फ कूटनीति का हिस्सा होता है। इसे धर्म से या फिर इमोशनल बॉन्डिंग से जोड़ने की कोशिश कतई मत करिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।